हिंदी उपन्यास। तीसरा उपन्यास करेंगे गोदान। ये लिखा इसके जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद है। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में जानते हैं। प्रेमचंद का जो मूल नाम था धनपत राय था। उनका जो रियल नेम था वो धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नज़दीक लमही गांव में हुआ था। पिता का नाम अजायब राय था। मतलब प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय था और वे डाक खाने में मामूली नौकरी करते थे। वे जब सिर्फ 8 साल के थे तब माँ का निधन हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वे माँ के प्यार और वात्सल्य से मरहूम रहे। सौतेली माँ ने उन्हें प्रेम नहीं किया। प्रेमचंद का जीवन बहुत अभाव में बीता। मतलब उनके पास सारी सुख सुविधाएं नहीं थी। जब उनकी उम्र महज 15 साल की थी तो पिता अजायब राय ने उनकी शादी उम्र में बड़ी लड़की से करा दी। जब वो 15 साल के हुए तो बड़ी लड़की, उनसे भी उम्र में बड़ी लड़की से उनकी शादी करा दी। शादी के 1 साल बाद पिता का निधन हो गया और अचानक ही उनके सिर पर 5 लोगों की गृहस्थी और खर्च का बोझ आ गया। मतलब 16 साल की आयु में पूरी गृहस्थी का भार इनके ऊपर आ गया था। प्रेमचंद को बचपन से ही पढ़ने का शौक था। वे वकील बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी की मार के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना अधूरा रह गया। उन्हें उच्च शिक्षा नहीं मिली। प्रेमचंद को बचपन से ही उर्दू भाषा की शिक्षा मिली थी। आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्याओं के कारण उनकी पत्नी मायके चली गई थी। घर में खाने को नहीं था तो पत्नी भी छोड़कर चली गई और फिर कभी नहीं लौटी। वे उस समय के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन आर्य समाज से प्रभावित रहे। प्रेमचंद विधवा विवाह का समर्थन करते थे और 1906 में अपनी प्रगतिशील परंपरा को जीवन में ढालते हुए उन्होंने दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उन्होंने मतलब उनकी पत्नी छोड़कर चली गई तो उन्होंने दूसरा विवाह किया और एक ऐसी स्त्री से किया जो बचपन में ही विधवा हो गई थी। इसके बाद उनकी जिंदगी में हालत कुछ बेहतर हुए। अध्यापक से प्रमोशन होकर वे स्कूलों में डिप्टी इंस्पेक्टर बने और इसी दौरान उनकी 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन में छपा, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। ठीक है। 13 साल की उम्र से ही प्रेमचंद ने लिखना शुरू कर दिया था। शुरुआत में कुछ नाटक लिखे और बाद में उर्दू के उपन्यास लिखा। इस तरह उनका साहित्यिक सफर शुरू हुआ, जो उनके अंतिम समय तक उनका हम सफर बना रहा। मतलब वो अपने जीवन के अंतिम समय तक लिखते ही रहे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और प्रेमचंद के घनिष्ठ मित्र मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम लिखने की सलाह दी। मतलब उनका नाम तो धनपत राय था, तो उन्होंने कहा अपने उपन्यासों में अपना नाम प्रेमचंद रखें। इसके बाद नवाब राय हमेशा के लिए प्रेमचंद हो गए। इसके बाद धनपत राय हमेशा के लिए प्रेमचंद हो गए और इसी नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद का रचना संसार बहुत बड़ा और समृद्ध है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद ने कहानी, नाटक, उपन्यास, लेख, आलोचना, संस्मरण, संपादकीय जैसी अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया। उन्होंने कुल 300 से ज़्यादा कहानियाँ, 3 नाटक, 15 उपन्यास, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें लिखी। इसके अलावा सैकड़ों लेख, संपादकीय लिखे जिसकी गिनती नहीं है। हालांकि उनकी कहानियाँ और उपन्यास उन्हें प्रसिद्धि के जिस मुकाम तक ले गए वो आज अछूता है, उसको आज कोई छू भी नहीं सकता। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 में उन्होंने आखिरी सांसें ली, तो उनकी मृत्यु हुई 8 अक्टूबर 1936 को। अब है प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं। महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनके जो उपन्यास हैं, देवस्थान रहस्य जो 1905 में आया, प्रेमा 1907 में, सेवा सदन 1918 में, वरदान 1921, प्रेम आश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्म भूमि 1933, गोदान जिसके बारे में हमें पढ़ना है 1936, मंगलसूत्र 1948। ये अधूरा है। इनका कौन सा नाटक अधूरा, मतलब इनकी कौन सी रचना अधूरा, कौन सा उपन्यास अधूरा है? मंगलसूत्र जो 1948 में आया था, ये उपन्यास इनका अधूरा है क्योंकि इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु तो 1936 में हो गई थी, इसे पूरा कर नहीं पाए थे, लेकिन ये छपा था 1948 में और ये अधूरा उपन्यास है उनका। फिर नाटक लिखे इन्होंने। नाटक कौन कौन से थे? संग्राम 1923, करबला 1924। ये रचना इनके संकलन वर्ष है, लिखने वाले वर्ष नहीं है, कब संकलित हुए। प्रेम की वेदी 1933। अब इनके कुछ कहानी संग्रह है। सप्त सरोज 1917, 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930, कफन 1936। इनकी बहुत सारी कहानियों पे तो मूवीज भी बनी। ठीक है। अब इनके निबंध, प्रेमचंद के विचार, साहित्य का उद्देश्य,
पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला, 1 2 3 3 पार्ट है कहानी कला के, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदू उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान, ये सारे इनके निबंध थे। ठीक है, इसके बाद है मुंशी प्रेमचंद के महत्वपूर्ण कथन। इन्होंने इनकी कहे गए कौन कौन से वाक्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला कथन इन्होंने लिखा, कुल की प्रतिष्ठा भी विनम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हेकड़ी और रुआब दिखाने से नहीं। किस कुल की प्रतिष्ठा अधिक होती है? जो अच्छा बिहेव करते हैं, दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर जिनका होता है तो उनका नाम होता है, ना कि अकड़ दिखाने वाले का नाम होता है। उससे सब नफरत करते हैं, ये उनका कथन है। मन एक भीरू शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है। मन जो है, सबसे ज्यादा डरपोक कौन है? मन है, वो हमारा दुश्मन है, वो सबसे ज्यादा डरता है, इसीलिए हमारा वो शत्रु है, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। चापलूसी का जहरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आपके कान उसे अमृत समझकर पी ना जाए। अगर मेरे सामने विष का प्याला, जब तक मैं पीऊंगा नहीं तब तक वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर मैंने किसी की ऐसी बात, चापलूसी वाली बातें सुन ली, उस पर अमल कर लिया, तो मुझे नुकसान होगा ही होगा। महान व्यक्ति महत्वाकांक्षा के प्रेम से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। जो महान व्यक्ति होते हैं उनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा होती है, ज्यादा और नाम कमाने की इच्छा होती है उनके अंदर। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हमें गति और शक्ति ना पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम ना जागृत हो, जो हमसे संकल्प और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की सच्ची दृढ़ता ना उत्पन्न करे, वे हमारे लिए बेकार है। ऐसा साहित्य बेकार है जो हमारी मानसिक तृप्ति ना हो, जिससे हमारा आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना हो, जिससे हमारी सुरुचि ना जागे, जिससे हमारे अंदर का सौंदर्य प्रेम ना जागे, वो सारे जो साहित्य हैं वो बेकार हैं, वो किसी काम के नहीं है, वे साहित्य कहलाने के अधिकारी ही नहीं है। ये कथन प्रेमचंद का है। तो आ सकता है कथन लिख दिया, ये कथन किस राइटर का है? तो प्रेमचंद के कथन इसके अंदर दिखाए गए हैं। तो इसमें से अगर कोई कथन आता है तो हमें चूज करना पड़ेगा कि कथन किसका है। आकाश में उड़ने वाले पंछी को भी अपने घर की याद आती है, ये भी प्रेमचंद का कथन है। जिस प्रकार नेत्रहीन के लिए दर्पण बेकार है, उसी प्रकार बुद्धिहीन के लिए विद्या बेकार है। जो बंदिशान देख ही नहीं सकता उसके लिए मिरर किस काम का, और जिसके अंदर बुद्धि ही नहीं है उसके लिए विद्या किस काम की। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का। जो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ने की सोचेगा उसी का जीवन सही है, उसी का जीवन का एक उद्देश्य है। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। जब तक मुसीबत नहीं आएगी, मुसीबत से अच्छा गुरु नहीं है। मुसीबत के समय पर ही हमारी परख होती है, तो उससे बड़ा स्कूल नहीं है। धन खोकर यदि हम अपनी आत्मा को पा सकें तो कोई महंगा सौदा नहीं। अगर हमें अपनी आत्मा को पहचानना, खुद को पहचानने के लिए सारा धन भी खो देना पड़े तो वो सौदा महंगा नहीं है। सिर्फ उसी को अपनी संपत्ति समझो जिसे तुम मेहनत से कमाया है। मतलब फ्री की चीज को अपनी संपत्ति नहीं समझना चाहिए। जो तुमने मेहनत से कमाया वो तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे पास हमेशा रहेगी। अन्याय का सहयोग देना अन्याय करने के समान है। अगर कोई गलत कार्य कर रहा है और तुम उसका साथ दे रहे हो तो तुम उसी के बराबर गुनहगार हो। ठीक है, आत्मसम्मान की रक्षा करना हमारा सबसे पहला धर्म है। सबसे पहली सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करना, उसकी रक्षा करना हमारा सबसे पहला धर्म है। क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है। जब मनुष्य गुस्से में होता है तो वो नहीं बोलता जो उसके मन में होता है, वो सिर्फ ये चाहता है कि मैं किस तरह से आगे सामने वाले को हर्ट करूं, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा होता है उसके ऊपर, उसको बुरा चाहता है। तो इस वजह से क्रोध में जब मनुष्य कभी भी अपने मन की, क्रोध में अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ बोल रहा है तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसके मन में वो बात थी, वो सिर्फ तुम्हें हर्ट करना चाहता है, इस वजह से वो ऐसी बातें बोल रहा है। अब इसमें पात्र कौन कौन है? गोदान कर रहे हैं। गोदान के अंदर प्रमुख पात्र कौन कौन है? होरी है जो एक किसान है, मेन कैरेक्टर है। राय साहब हैं इसके अंदर, राय साहब का नाम अमरपाल सिंह है। प्रोफेसर मेहता है, गोबर होरी का पुत्र है। पंडित दाता दीन है, धनिया, मालती, झुनिया, गोविंदी, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट मेन कैरेक्टर हैं जो इसके सेंटर में है। ठीक है, फिर है गौण पात्र। सेकेंडरी कैरेक्टर कौन कौन है? भोला, हीरा, शोभा, सोना, रूपा, पंडित ओकारनाथ, श्याम बिहारी तंखा, मिस्टर खन्ना, सरोज, मिर्जा खुर्शी, पंडित नोखेराम, झिंगूरी सिंह, गंडा सिंह, नौरी पटेश्वरी, मंगरू, दुलारी सवाइन, चुहिया, होरी, ये सारे इसके सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, उपन्यास का नायक कौन है? इसका एक्टर कौन है? मतलब मेन कैरेक्टर क्या है? पेलारी ग्राम का साधारण किसान इसका मेन कैरेक्टर है, वही इसका नायक है जिसका नाम होरी है। कृषक वर्ग का प्रतिनिधि मात्र है कि कृषक वर्ग किन किन मुसीबतों से चलता है। मतलब पुराने जमाने में किसानों को क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती थी, उनका जीवन कैसे चलता था, उस वर्ग को उसने दिखाया है इसके जरिए। होरी की पत्नी का नाम धनिया तथा उसके पुत्र का नाम गोबर, सोना और रूपा उसकी 2 पुत्रियां हैं। मतलब पुत्र जो है गोबर है और उनकी जो 2 पुत्रियां, एक का नाम सोना और दूसरी का रूपा है। होरी के पास कुल 5 बीघा जमीन है। हीरा और शोभा उसके 2 भाई हैं जो
अलग रहते हैं, मुसीबत के टाइम पे अलग हो जाते हैं, हीरा और शोभा, ये इनका पूरा परिवार है। होरी, होरी की पत्नी धनिया, उसका पुत्र गोबर, उसकी 2 बेटियां हैं सोना और रूपा, और उसके 2 भाई हैं हीरा और शोभा। ठीक है, अब प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं, इनकी विशेषताएं क्या क्या है। सीधा साधा साधारण, होरी कौन है, सीधा साधा साधारण किसान है, परिश्रमी है, ईमानदार है, आर्थिक अभावों से ग्रस्त है, मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, शोषण का वो शिकार है, सब लोग उसका शोषण कर रहे हैं, आस्थावान और भाग्यवादी है, फिर भी उसे भरोसा है कि ईश्वर जो करेंगे सब सही करेंगे, परिवार की मर्यादा का रक्षक है, अपनी इज्जत नहीं बेचता, समाज एवं बिरादरी से वो भयभीत है कि समाज और बिरादरी क्या कहेगी, उससे अलग होने से कटता है, डरता है वो, सीमित जीवन दृष्टि से युक्त है, व्यवहार कुशल है, साधारण हिंदू गृहस्थ है, मर्यादावादी और नैतिकतावादी है, पैतृक संपत्ति का रक्षक है, जो उसे बाप दादा से मिला उसकी रक्षा करना चाहता, उसको बेचना नहीं चाहता। ठीक है, मानवीय दुर्बलताओं से युक्त है, मानवीय दुर्बलताएं सबके अंदर होती तो वो कमजोरी उसके अंदर भी है, समाज के आगे झुकता है, गलत के आगे भी झुक जाता है, और कृषक वर्ग का प्रतिनिधि मात्र है। तो ये तो हो रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, फिर राय साहब जो अमरपाल सिंह है, ये सेमरी गांव के निवासी हैं, अवध प्रांत के एक जमींदार हैं, होरी इन्हीं की जमींदारी में रहने वाला एक किसान है, मेहता, खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, ओंकारनाथ आदि नगर में रहने वाले पात्र राय साहब के सारे मित्र हैं। ये जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। राय साहब के पुत्र का नाम रुद्रपाल है तथा पुत्री का नाम मीनाक्षी है। तो ये अमरपाल के बारे में हो गया। ठीक है, ये चारित्रिक विशेषता क्या है, राय साहब रंगे सियार है, मतलब जरूरत पड़ने पर अपना भेष बदल लेते हैं, मतलब अपनी सोच ही बदल लेते हैं, पाखंडी व्यक्ति के स्वामी हैं, कथनी और करनी में अंतर है, जो कहते हैं वो नहीं करते, सभा चतुर व्यक्ति हैं, मतलब मौके के अनुसार बातें करते हैं, मानव स्वभाव के पारखी हैं, जर्जर सामंती व्यवस्था के शिकार हैं, धर्मात्मा एवं भक्त, किसानों के शोषक, राष्ट्रवादी बातों पर सरकार के भक्त, विचारों से प्रगतिशील, जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि पात्र। इसमें अलग अलग पात्रों की विशेषताएं दे रखी हैं। अब है प्रोफेसर मेहता। प्रोफेसर वी मेहता यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक, मतलब प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं, मालती से प्रेम करते हैं। ठीक है, राय साहब संपादक जी, खन्ना जी, मिर्जा खुर्शीद के मित्र हैं, मतलब वो भी उनके मित्र, राय साहब के मित्र है प्रोफेसर मेहता जी कुंवारे हैं। अब इनकी चारित्रिक विशेषता क्या है, इनकी कथनी और करनी में एक रूपता, जो कहते हैं वो करते हैं, परिश्रमी और नैतिकतावादी हैं, दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति हैं, विनोदी स्वभाव के, मतलब मजाकिया स्वभाव के हैं, नारी जाति के प्रति श्रद्धावान हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, प्रेमचंद के विचारों के वाहक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं, और सिद्धांतवादी दार्शनिक हैं ये, और मालती के उपासक, मतलब मालती से प्रेम करते हैं तो उसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, और कुशल वक्ता है, अच्छी तरह अपनी बात कह सकते हैं। गोबर जो है होरी और धनिया का पुत्र है, एक 16 वर्ष का युवक है, जुनिया का पति है, जुनिया से उसका विवाह हो जाता है, और सोना और रूपा का भाई है। अब इसकी चारित्रिक विशेषता क्या है, विद्रोही स्वभाव का युवक है, उसे चलने वाली जो परंपरा है उससे उसे विद्रोह हुआ है, वो उसके साथ रहना नहीं चाहता, जागरूक है और प्रगतिशील है, अल्हड़ प्रेमी है, मतलब प्रेम करता है, बोल नहीं सकता, अल्हड़ प्रेमी वो होता है, धनी बनने का आकांक्षी है, परिश्रमी है, परिश्रम करता है, ईमानदार भी है, निर्भीक और निडर है, शोषण का शिकार है, भाग्य पर विश्वास न करने वाला, मातृ पितृ भक्त, माता पिता का भक्त है, विद्रोही चेतना का प्रतीक पात्र है। फिर आते पंडित दाता दीन। होरी के गांव में रहने वाले वृद्ध पंडित माता दीन के पिता हैं। दाता दीन जो है माता दीन के पिता हैं, गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं, और कृषकों को सूद पर रुपया देते हैं, किसानों को ब्याज पर पैसा देते हैं। उनकी चरित्र विशेषता क्या है, कर्म कांड में विश्वास है, लोगों को कर्म कांड की शिक्षा देते हैं कि हमें ये करना चाहिए, धर्म से ही हम सब चीजों को जीत सकते हैं, अनेक विषयों के जानकार हैं, सम्मान एवं श्रद्धा के आकांक्षी हैं, धूर्त और चालाक हैं, कृषक वर्ग के शोषक हैं, मतलब किसानों का शोषण करते हैं, जमींदार और पुलिस के सहायक हैं, और दम्भी और अहंकारी भी है। धनिया जो होरी की पत्नी है, उपन्यास की नायिका है, गोबर, रूपा और सोना की माँ है, कृषक स्त्री वर्ग की प्रतिनिधि पात्र है। इसकी विशेषताएं क्या है, एक वो परिश्रमी महिला है, पति के प्रति पूर्ण समर्पित, निर्भीक एवं निडर है, लड़ाकू स्वभाव वाली स्त्री है, मतलब जो बोलना बोल देना है, मातृत्व भावना से युक्त है, माँ की भावना उसके अंदर है, संघर्ष से चूसती नारी है, सेवा और त्याग की देवी है, व्यवहार कुशल है, शोषण की विरोधनी है, जो शोषण करता है उसके खिलाफ बोलती जरूर है, कुछ कर नहीं पाती लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाती है, भारतीय आदर्श नारी है, कृषक स्त्री वर्ग की प्रतिनिधि पात्र है। अब आती है मालती, इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई हुई नव युवती, सरोज की बहन, प्रोफेसर मेहता के प्रति आकृष्ट, मतलब उससे अट्रैक्टेड है मालती जो है, और गतिशील चरित्र वाली युवती है। अब उसकी विशेषता क्या है, सुंदर व्यक्तित्व की स्वामिनी है, मतलब वो सुंदर है, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, पढ़ी लिखी शिक्षित युवती है, बाहर से तितली भीतर से मधुमक्खी है, बाहर से बहुत सुंदर नजर आती है लेकिन अंदर से
काट खाने वाली मधुमक्खी है। प्रोफेसर मेहता के प्रति आकृष्ट है, उनसे अट्रैक्टेड है, गतिशील चरित्र है, सेवा एवं त्याग से युक्त है, चारित्रिक दृढ़ता है, नारी स्वतंत्रता की समर्थक है, मतलब नारी को स्वतंत्र होना चाहिए, इसका समर्थन वो करती है। मालती का हृदय परिवर्तन, बुद्धिजीवी महिला वर्ग की वो प्रतिनिधि है, वो मालती का हृदय परिवर्तन करती है। ठीक है। फिर है झुनिया, भोला की विधवा पुत्री। झुनिया जो है वो भोला की विधवा पुत्री है, अहीर जाति की कन्या है, गोबर की प्रेमिका और पत्नी है, मतलब वो विधवा होती है लेकिन गोबर उससे प्रेम करता है, उसे अपनी शादी भी कर लेता है। धनिया के प्रति सेवा भाव से युक्त है, धनिया उसकी सास उसकी सेवा करती है। प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं हैं, वैधव्य की पीड़ा से त्रस्त है, वो विधवा हो गई थी तो उसे पीड़ा थी। कर्तव्यमयी पत्नी है, मादनी प्रेमिका है, वात्सल्य माँ है, उसका पुत्र भी होता है, उससे वो प्रेम करती है, सेवा भावी और कर्तव्य परायण है। फिर आती है गोविंदी, ये खन्ना साहब की पत्नी है, प्रेमचंद की नारी भावना को मूर्त करने वाली नारी, मेहता की दृष्टि में आदर्श नारी। प्रेमचंद ने प्रारंभ में इसका नाम कामिनी खन्ना दिया, मतलब उसका नाम उन्होंने कामिनी खन्ना बताया पहले स्टार्टिंग में गोविंदी का नाम। अब प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या है, पति परायण पत्नी है, मतलब अपने पति की बातें मानने वाली, आदर्श नारी पात्र है, त्यागमयी है, सेवा भावना से युक्त है, वफादार पत्नी है और मालती के प्रति ईर्ष्यालु है। मालती सुंदर है, सब अट्रैक्टेड होते हैं इसलिए उससे वो चिढ़ती है। सीलिया जाति की चमारिन, पंडित माता दीन की प्रेमिका और जाति पता की शिकार युवती है। माता दीन द्वारा अंत में पत्नी रूप में उसे स्वीकार कर लिया गया, लास्ट में उसे स्वीकार कर भी लेता है। अब इसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या है, रूपवती युवती है, गुणवती स्त्री है, सेवा भावना से युक्त है, माता दीन के प्रति समर्पित है और एक आदर्श प्रेमिका है। अब मुख्य तथ्य क्या क्या है इसके अंदर। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण लिखित उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। तत्कालीन समय में किसान जीवन की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया यह उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास है, मतलब किसानों के जीवन की सच्चाई दिखाई गई, तो इसीलिए एक यथार्थवादी उपन्यास माना जा सकता है इसे। इस उपन्यास में ग्रामीण पात्रों के साथ साथ शहरी परिवेश के पात्रों को भी रखा गया है, किंतु शहरी परिवेश के पात्रों से ग्रामीण पात्रों का कोई संबंध है नहीं। अवध प्रांत के इसमें 2 गांव हैं, बेलारी, होरी जिसके पास 5 बीघे जमीन है, सेमरी, राय साहब अमरपाल सिंह जो जमींदार हैं। 2 गांवों के बारे में बताया। गोदान में 2 पीढ़ी के अंतराल की लकीर खींचने का काम किया प्रेमचंद जी ने। नई पीढ़ी का वाहक जो है गोबर है। इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने जमींदारी प्रथा की अंत की बात करते जो कुछ भी उन्होंने कहा वो बात सही साबित होती है। होरी केंद्रीय पात्र है, इसकी अंतिम आकांक्षा गाय खरीदने की थी, वो एक गाय खरीद के लाना चाहता था और घर में बांधना चाहता था। रामविलास शर्मा उपन्यास का प्रमुख पात्र होरी उपन्यासकार की अमर्त सृष्टि है। यह पहला अवसर है जब हिंदी कथा साहित्य में किसान का चित्रण एक व्यक्ति के रूप में किया गया है। प्रेमचंद के इस उपन्यास की आलोचना शहरी और ग्रामीण पात्रों को एक साथ रखने की वजह से की जाती है, मतलब उन्होंने शहरी पात्र जो गोबर शहर जाता है और एक ग्रामीण पात्र होरी, उनको एक साथ रखने की कोशिश की, इसीलिए इसकी आलोचना भी होती है। नंद दुलारे वाजपेयी गोदान एक ऐसा मकान है जिसके 2 अलग अलग खंडों में 2 परिवारों के रूप में गांव तथा शहर रहते हों, जो कभी कभी एक दूसरे से मिल लेते हों। तो ऐसा उन्होंने आलोचना की, किसने, नंद दुलारे वाजपेयी ने इनकी आलोचना की है। और तो जनेंद्र ने एक लेख लिखा, यदि मैं गोदान लिखता तो क्या होता, गोदान की भूमिका। सन 1903 में प्रेमचंद ने एक लेख लिखा था, ऐसा बहुत कम संयोग हुआ कि एक शांति प्रेमी किसान को रोजाना हालात विस्तार के साथ लिखे हो मिल सकते हों या उसमें किसानों की दिलचस्पी और अजब अनोखी बातें पाई जाती। इस इच्छा को उन्होंने होरी धनिया को नायक नायिका के बनाकर गोदान उपन्यास लिखकर पूरा किया। इसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश का परिचय मिल जाता है तथा गांव में सरल, सदाचारी, भाग्यवादी जनता कैसे गांव के मुखिया, महाजन, पुरोहित और जमींदार मील मालिक किसानों का हर प्रकार से शोषण करके उनको जिंदगी का जुआ ढोने के को विवश कर देते हैं, ये इसके अंदर बताया गया है। रसहीन जीवन में उनके सपनों को साकार होने का मौका नहीं मिलता। गोदान में प्रेमचंद ने गांव की दरिद्रता, भूखमरी, धर्मांधता, सरल विश्वास आदि का बारीकी से चित्रण किया है।